बहू ने बनाया गरीब ससुराल में रेस्टोरेंट जैसा खाना। शिवांगी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ तुम बहुत अमीर हो और ये कहते हुए मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन अब मुझसे और नहीं रहा जाता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तुम सामने से आकर अपने दिल की बात मुझसे कहो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नुपुर को जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी मिली थी और वो इस खुशी को गंवाना नहीं चाहता था, जिसके चलते वो शिवांगी के परिवार से बात करने जाता है। लेकिन उसके गरीब होने की वजह से शिवांगी के माता पिता उससे उसकी शादी करवाने के लिए मना कर देते हैं। मजबूरन नुपुर और शिवांगी को मंदिर में जाकर शादी करनी पड़ती है, जिसके बाद नुपुर शिवांगी को अपने साथ अपने घर ले आता है। दरवाजा खोलो माँ, कहाँ हो आप माँ? नुपुर की मां कल्याणी जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो अपने बेटे के साथ शादी के जोड़े में एक लड़की को देखती है। ये कौन है बेटा? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तू किसी लड़की से शादी कर लेगा और अपनी माँ को बताएगा भी नहीं। अरे माँ, सारी बातें यही कर लोगी या फिर हमें अंदर भी बुलवाओगी? नुपुर घर में आने के बाद अपनी माँ को अपनी लव मैरिज के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद कल्याणी अपनी बहू से कहती है, बहू, हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह रहने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे तो बस इस बात का डर है कि तुम इतने अमीर खानदान से आई हो, इस छोटे से घर में और गरीबी हालत में कैसे गुजारा करोगी। माँ जी, आपने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार लिया, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। आप चिंता मत कीजिए, आपसे ये परिवार मेरा भी है और इसमें चाहे दुख हो या सुख हो, मैं हर सिचुएशन में आप लोगों के साथ ही रहूंगी। शिवांगी को शुरुआत के दिन तो बहुत ज्यादा कठिनाई से बिताने पड़ते हैं। कभी घर में तेल खत्म हो जाता है, तो कभी आटा खत्म हो जाता है, तो कभी सब्जी लाने के पैसे तक नहीं होते। इतनी सारी परेशानियां देखते देखते एक बार तो शिवांगी को अपने अमीर मायके की याद तो बहुत आती है, लेकिन फिर उसे अपने गरीब पति की हालत भी दिखाई देती है कि वो इतनी मुश्किलें उठाकर किस प्रकार से घर को चला रहा होता है। समय के साथ वो गर्भवती भी हो जाती है, जिसके चलते एक दिन उसका गोलगप्पे खाने का बहुत मन होता है। सुनिए ना, मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मुझे गोलगप्पे खिला कर ले आओगे? माफ करना शिवांगी, मेरे पास पैसे नहीं बचे। जो पैसे बचे थे उनसे मैं घर का राशन ले आया हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है। ये सुनने के बाद शिवांगी चुप रह जाती है, लेकिन नुपुर को अंदर ही अंदर बहुत रिग्रेट होने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और शिवांगी एक बहुत सुंदर और प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद शिवांगी अपने बेटे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन गरीब होने के चलते वो उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाती। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, अगर मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो कौन से स्कूल में जाएगा, प्राइवेट या सरकारी, और फिर हम उसकी कितनी सारी ख्वाहिशें होंगी, मैं उन्हें कैसे पूरा करूंगी। शिवांगी को अपने आने वाले कल की बहुत ज्यादा चिंता होती है। वहीं उसे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक होता है, जिसके चलते वो अपने मन को मार मार कर अपने गरीब परिवार के साथ अपने दिन ऐसे ही बिताती रहती है। धीरे धीरे उसका बेटा भी अब बड़ा हो जाता है और एक दिन राजू उसके पास आता है और कहता है, माँ, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, आप कभी भी मुझे नहीं लेकर जाते। आज मेरा बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है, मैंने आज तक कभी भी बर्गर नहीं खाया, मुझे बर्गर खिलाकर लाओ ना माँ। शिवांगी के पास एक भी रुपया नहीं होता, जिसके चलते वो अपने बेटे की इच्छा को पूरा भी नहीं कर पाती। वो अपने बेटे के लिए घर में ही कुछ अच्छी चीज बनाने की कोशिश करती है, लेकिन घर के अंदर राशन भी पूरा नहीं होता। मैं कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करूं तो घर में सामान भी पूरा नहीं होता है। भगवान, ये सब और कब तक चलता रहेगा। शिवांगी जैसे तैसे कुछ अच्छा बनाकर अपने बेटे को खिला देती है। इसी प्रकार धीरे धीरे अब उसका अच्छा खाना बनाने में हाथ साफ हो जाता है। एक दिन वो सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर घर की तरफ लौट रही होती है, तभी उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर एक पैम्फलेट लटका हुआ नजर आता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि वहाँ एक बावर्ची की जरूरत है। शिवांगी उसे देखकर रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है और रेस्टोरेंट के मालिक से कहती है, मैंने बाहर पैम्फलेट देखा था जिस पर लिखा था कि यहाँ बावर्ची की जरूरत है। मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे अच्छा खाना बनाना भी आता है, ऊपर से
मुझे अभी काम की जरूरत भी है। अगर आप चाहो तो मैं आपके रेस्टोरेंट के लिए खाना बना सकती हूँ। शेखर उसे देखकर सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है, लड़की तो बड़ी गरीब नजर आ रही है, पता नहीं इसको कुछ आता भी होगा। खैर, एक दिन के ट्रायल पर रख लेता हूँ। शाम को इसके एक दिन के पैसे दे दूंगा, इसी के चलते मुझे पता चल जाएगा कि ये कैसा खाना बनाती है। शेखर का रेस्टोरेंट कई समय से चल ही नहीं रहा था। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उसका बावर्ची गांव गया था। शेखर शिवांगी को एक दिन के लिए रख लेता है। उस दिन शिवांगी अपनी पूरी मेहनत के साथ रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर्स के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती है। उस दिन शेखर के रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ आती है। शेखर को ये इत्तेफाक लगता है, लेकिन दरअसल शिवांगी के हाथों का बना हुआ खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि वहाँ के लोग उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। शाम को शेखर शिवांगी को उसके पैसे दे देता है, जिसके बाद शिवांगी बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज तो मेरे पास पैसे हैं। आज मैं अपने बेटे के लिए बाजार की चाउमीन और पिज्जा लेकर जाऊंगी। शिवांगी बाजार की चाउमीन और पिज्जा खरीद कर और साथ में सब्जियां लेकर घर पहुंच जाती है। पहली बार राजू बाहर का खाना खाकर बहुत खुश होता है। अगले दिन सुबह तक शिवांगी को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है, जिसके चलते वो रेस्टोरेंट पर जा नहीं पाती। वहीं शिवांगी के ना आने की वजह से शेखर के रेस्टोरेंट पर भी ज्यादा कस्टमर नहीं आते। कई साल बाद मेरे रेस्टोरेंट पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन उस लड़की के ना आने की वजह से अब मेरे रेस्टोरेंट पर कोई भी नहीं आया। मुझे उस लड़की को अपने रेस्टोरेंट के लिए हायर कर लेना चाहिए। शेखर शिवांगी को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो उसे अपने रेस्टोरेंट में नौकरी करने के लिए कहता है। शिवांगी बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में नौकरी करना शुरू कर देती है। शिवांगी अपनी मेहनत से अपने घर की हालातों को धीरे धीरे ठीक कर लेती है। एक एक करके उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और अब शिवांगी अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है, जिसके बाद शिवांगी खुद के लिए एक रेस्टोरेंट खुलवाती है। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो ही गया। ये सब आप सभी की वजह से हुआ है। अरे नहीं शिवांगी, बल्कि हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से आज हम अपनी सभी परेशानियों से बाहर आ गए। आज मेरे इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन है। आइए माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप इसका रिबन कट करें। शिवांगी के कहने पर कल्याणी रेस्टोरेंट का रिबन कट कर देती है, जिसके बाद शिवांगी अब खुद का रेस्टोरेंट चलाती है और खूब पैसे कमाने लगती है। अब उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, जिसके चलते वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाती है और अपने बच्चे को भी वो प्राइवेट स्कूल में डाल देती है। और इतनी अमीर होने के बावजूद कभी कभार शिवांगी अपने ससुराल वालों के लिए एकदम रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाकर उनको खिलाती रहती है। अब वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। लो पुदीना, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, पुदीना पुदीना। आहा! चंदू को इस तरह से गाना गाता हुआ देखकर उसकी माँ झुमरी गुस्से में कहती है, चंदो, तुझको गाना गाने के सिवा कछु आता है कि नहीं? जब देखो भोजपुरी माँ घुसी रहती है। अपनी अम्मा की एक ठो बात ना अपनी खोपड़िया में घुसा लो। तुम दोनों बहनें, आज तुम्हें देखने वाले लड़के वाले आने को हैं, तो लड़के वालों के सामने अपनी लुल्लपंती शुरू मत करना। अरे तुम टेंशन याओ मत अम्मा, हम एकदम चुप रहेंगे। कहो तो जुबान पर चेपी लगा ले। अभी जाकर तुम दोनों बस तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में गायत्री अपनी दोनों बेटों सुमित और रोहित उनके साथ उनके घर आती है। गुंजा और चंदो गांव की मिट्टी में पली बड़ी खुश मिजाज लड़कियां हैं। दोनों बहनें गोरी और सुंदर हैं, मगर चंदो की चोटी खड़ी है। क्या गायत्री को चंदो और गुंजा अपने बेटों के लिए पसंद आएंगी? घर आने पर हरि प्रसाद गायत्री और उनके बेटों का स्वागत करता है। आइए गायत्री जी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। भाई साहब, मेरे पति तो नहीं रहे, मगर मैं उनका दिया हुआ वादा पूरा करने आई हूँ। अरे सुनती हो, चांदो और गुंजा को ले आओ। जैसे ही रोहित चंदो की खड़ी चोटी देखता है तो अपने भाई सुमित से कहता है, यार सुमित भैया, आपकी तो फुल टू पटाखा है, मगर मेरी वाली की चोटी तो माउंटेन एवरेस्ट की तरह खड़ी है। प्रणाम होने वाली अम्मा जी, ये लीजिए चाय। अरे आप दोनों काहे भूखे प्राणी की तरह टुकुर टुकुर ताकत हैं? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और कचौड़ी खाइए। यार भैया, जो भी हो, इसकी भोजपुरी तो हमरे दिलवा में घर कर गई। हमको तो ये अब ई देसी लुगाई चाहिए। क्या बात है छोटे?
इसी के साथ गायत्री रिश्ता पक्का कर देती है। शादी करके गुंजा और चंदो को बहू बनाकर शहर ले आती है। मगर क्या गांव की देसी बहुओं को दिल्ली शहर खुशियां देगा? डोरबेल बजाने पर मॉडर्न तान्या और दिशु दरवाजा खोलती हैं। हे मम्मी, भाई, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। अरे माँ जी, कौन है ये बेशरम? अरे जरा देखिए तो कैसे फटे चिटे कपड़े पहने हैं। इका कपड़ा में से मच्छर तो मच्छर, चूहा भी आइस पाइस खेल लेगा। तभी सुमित धीरे से गुंजा के कान में कहता है, गुंजा, ये दोनों तुम्हारी ननद है और हमारी बहन। लागत है ये शर्म लिहाज बेचकर इमली खा गई हैं। जस्ट शट अप यू ब्लडी बहन जी। अरे बहन जी नहीं ननद जी, हम हैं तुम्हारी भाभी फ्रॉम छपरा। ये सुनकर दिशु और तान्या गुस्से में भड़क जाती हैं। अच्छा, तो अब समझ में आया, हमें ये जरूरी काम करने आप हमारे भाई को गांव लेकर गई थी मम्मी। घर आई अपने गांव की भाभियों को देखकर दोनों शहरी ननद चिढ़कर कमरे में चली जाती हैं। ससुराल के पहले दिन चंदो और गुंजा खाना बनाकर टेबल पर परोसती हैं। गायत्री अपने दोनों बेटों के साथ खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। चंदो बहू, जाकर अपनी ननद को नाश्ते के लिए बुला लाओ। चंदो जैसे ही कमरे में आती है जहां तान्या और दिशु मेकअप कर रही होती हैं, चंदो कमरे के अंदर आ जाती है। अरे क्या बात है, हमारी सहरी ननद बड़े जोरों शोरों से लिपाई पुताई कर रही हो। अपनी गवार भाभी को अपने सामने खड़ा देखकर दिशु उस पर चिल्ला पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी परमिशन के हमारे कमरे में आने की? आइंदा अगर बिना हमसे पूछे हमारे कमरे में आई ना, तो तेरे सर पर ये जो एंटीना खड़ा है ना, इसे उखाड़ कर फेंक दूंगी। ऐसा मत करना दिशु, हमारी गवार भाभी की खड़ी चोटी चलते फिरते हैंगर का काम करती है। ये सब सुनकर बेचारी चंदो आंखों में आंसू लिए जहां उसका पति रोहित उसे परेशान देखकर उससे पूछता है। चंदो उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद रोहित उसे एक पार्लर लेकर जाता है जहां उसके बाल ठीक हो जाते हैं। घर जाकर चंदो अपनी दोनों शहरी ननद से कहती है, क्या हुआ हमरी शहरी ननद, हमरे बाल देखकर तुम्हारे गुर्दे लाल काहे पड़ गए? गुस्से में आकर तान्या चंदो पर हाथ उठाती है। तो कौड़ी की देहाती हमें चिढ़ाएगी, तुझे तो मैं बताती हूँ। नहीं नहीं ननद जी, ये गलती नहीं करना, काहे कि ई तुम्हारी ककड़ी जैसी कलाई में इतना जान नहीं जितना देसी घी में है जो हम गांव में खाए हैं। और हमका एक ठो बात बताओ, तुम दोनों बहन फायर काहे रहती हो? कहो तो तुम्हारे लिए फायर ब्रिगेडियर मंगा दे। वो फायर ब्रिगेडियर होता है, बिगड़े डियर नहीं, गंवार कहीं की। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है। तान्या और दिशु अक्सर अपने शहर से होने का घमंड अपने गांव से आई भाभियों पर दिखाती है और गंवार कहकर उनकी बेइज्जती करती हैं। मगर चंदो और गुंजा भी उनका जमकर मुकाबला करती हैं। इसी बीच में तान्या का बर्थडे आ जाता है। वो अपने सभी दोस्तों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। हैप्पी वाला बर्थडे हमारी प्यारी ननद जी। तुम दोनों के बर्थडे विश की कोई जरूरत नहीं। आज मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनके सामने अपनी गंवारों वाली लैंग्वेज की डिक्शनरी मत खोलना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। गुंजा, चल हम दोनों भी इन शहर वालों को दिखा देते हैं कि गांव वाले इनसे कम नहीं। हाँ, और वैसे भी हमको शहरी रंग में देखकर हमारी ननद भी खुशी के मारे टमाटर के जैसे लाल हो जाएगी। शाम होते ही पार्टी स्टार्ट हो जाती है। चंदो और गुंजा अपनी ननद की अलमारी से उनके कपड़े निकाल कर पहन लेती हैं और सैंडल भी पहन लेती हैं। इसके बाद वो जैसे तैसे मेकअप शुरू करती हैं। अरे ई मेकअप करे माँ तो हमको हमारी अम्मा याद आ गई। एक जगह पाउडर ज्यादा हो जाता है तो एक जगह कम हो जाता है। अरे जल्दी जल्दी मेकअप लपेट और नीचे चल। दोनों गवार भाभियां ढेर सारा मेकअप लपेट कर पार्टी में आती हैं, जहां तान्या के सभी दोस्त उन दोनों पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तान्या, लुक एट दिस फनी गाय, ऐसी लग रही है जैसे एशियन पेंट लपेट कर आ गई हूँ। अरे बताओ हमारी प्यारी नंद जी, कैसी लग रही है तुम्हारी भाभी? बिजली गिरा रही है ना। तुम्हारी गांव की भाभी को देखो, सब कैसे नाके फाड़ फाड़ के हमको ही देख रहे हो। तान्या, ये दोनों तेरी भाभियां हैं। हेलो भाभी जी। हेलो हमारी ननद की सहेली, हाउ डू यू डू? तुम हमारी ननद से बातें करो, हम बाकियों से मिलकर आते हैं। फिर तान्या की दोनों भाभी पार्टी में इधर उधर घूमने लगती हैं।
मगर हाई हील पहनकर उनसे चला नहीं जाता। तभी गुंजा गिर जाती है। अरे मोरी मैया, इस ससुरी सैंडलवा तो भरी पार्टी में हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। यार तानिया, तेरी देसी भाभियां तो एकदम अलग पीस हैं, या फिर ये कहूँ कि एकदम डिफेक्टिव पीस है। एक एक करके तानिया के सभी दोस्त उसकी भाभियों का मजाक बनाते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी तानिया गुस्से में अपनी दोनों भाभियों पर भड़क जाती है और सबके सामने उन पर चिल्ला देती है, मैंने तुम दोनों को सुबह ही कहा था ना कि मेरे दोस्तों के सामने अपनी जुबान मत चलाना, मगर तुम दोनों ने अपनी गवारपंथी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे सभी दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। किससे पूछकर तुम दोनों ने मेरी ड्रेस को हाथ लगाया और मेरा मेकअप लगाया? अरे इससे अच्छा तो यही होता कि तुम 6 मीटर की साड़ी लपेट कर आ जाते। और ये सब करके क्या तुम दोनों गवार मेरी और मेरी बहन की तरह शहरी बन जाओगी? देसी देहाती कहीं की, कपड़े बदल लेने से लैंग्वेज नहीं बदल जाती। ये सब सुनकर चंदो और गुंजा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बहुत रोती हैं। बस बहुत हुई गवा ननद जी, अरे हमने तो ये सब इसलिए किया ताकि तुम खुश हो सको, मगर सबन के सामने तुमने हमारी बहुत इंसल्ट की। अब बस अंग्रेजी माँ किटपिट करने से कोई शहरी बाबू नहीं बन जाता। हमारी भाषा देसी जरूर है, मगर दिल एकदम साफ है। इमा नफरत नहीं है, न मैल। हमें लगता था कि तुम बदल जाओगी, मगर हमसे गलती हुई गई। अब हम चलते हैं, काहे कि दिल्ली शहर हम दोनों देसी भाभियों को रास नहीं आया। जय राम जी की। ये कहकर चंदो और गुंजा वहां से जाने लगती है। तभी तानिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी भाभियों के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मत जाओ। मुझे एहसास हो गया है कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। अपनी ननद के माफी मांगने पर दोनों भाभियां उसे गले से लगा लेती हैं और उस दिन के बाद से तानिया और दिशु अपनी भाभियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।